गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सभी का धारा जीएस में। आज का हमारा ये बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से संबंधित रहेगा, सीडीपी। ठीक है, बाल विकास का क्लास स्टार्ट करें, शुरू करें उससे पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, अच्छा पहले आप लोग नाम बता देंगे। जो लाइव में है, कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी, दुविधा अगर आपको होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, शुरू से कमेंट करते रहेंगे। हाँ मैम, पूनम माधुरी सिन्हा। ठीक है, अब आप लोग सीडीपी पढ़ने आए हैं तो इतना उम्मीद रखता हूँ आप लोग पहले भी पढ़े होंगे। ठीक है, टेट वेट निकल गया ना, क्लियर है पक्का? कब निकला? 2024। ठीक है, आपका रिसेंट और आपका? अच्छा पहले से, ओ वैसे भी लाइफ टाइम वाला है। तो आपका अभी टीचर है कि असिस्टेंट टीचर का है? टीचर। ठीक, ठीक है, बाल विकास पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, आज का हमारा ये फर्स्ट क्लास जो है कंप्लीट इंट्रो पे रहेगा। ठीक है, सामान्य परिचय हम देखेंगे, ज़्यादा पहले क्लास में बोझ नहीं देंगे। तो अगर हम सिलेबस की बात करें, सिलेबस तो आप लोगों को पता होगा, आइडिया होगा सिलेबस के बारे में, पता है ना? पक्का पूरा सिलेबस पता है? हाँ, कैसे नहीं आया है? अच्छा, पहले आया है, पहले आया अभी नहीं आया ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, हाँ मतलब पहले का सिलेबस है। अभी अगर हम करंट में बात करें, वर्तमान पैटर्न देखें तो दुविधा बनी हुई है, कंट्राडिक्शन लोगों में बना हुआ है, विरोधाभास बना हुआ है कि क्या सिलेबस देगा। आप लोग टीचर्स वाले हैं ना, सहायक शिक्षक तो नहीं है ना? ठीक है, फिर भी हम एक बार सिलेबस को थोड़ा सा कंपेरेटिव देख लेते हैं, पुराने सिलेबस नए सिलेबस। पुराने सिलेबस क्या थे, नए सिलेबस क्या हो सकते हैं, याद रखिएगा। जब भी आप किसी कंपटीशन एग्जाम का पहले भी आप तैयारी कर रहे हैं, फिर भी एक बार और सुन लीजिए। ठीक है, क्योंकि मुझे बोलना अच्छा लगता है। जो तैयारी होता है वो किसी भी नौकरी की जो हम लोग अप्लाई करते हैं, किसी भी वैकेंसी आती है तो हम लोग अप्लाई करते हैं, तो तैयारी जो होता है उसके सिलेबस का होता है। समझ रहे हैं? तैयारी जो होता है एग्जाम का नहीं होता, सिलेबस का होता है। टीचर्स भर्ती आ रहा है तो हम उसकी तैयारी कर रहे हैं और पता चला हमको सिलेबस ऊपरी ऊपरी पता है कि हमको ये ऐसा ऐसा पढ़ना है, लेकिन जो कंपटीशन में घुसता है, एग्जाम दिलाने के लिए जब वो पढ़ना स्टार्ट करता है, तो उनका टारगेट होना चाहिए सिलेबस। ठीक है, कौन क्या पढ़ रहा है, कौन क्या देख रहा है, किसका कैसा प्रश्न है, यहाँ पे कितना बन रहा है, हमको कोई मतलब नहीं। हमको मतलब क्या है? सिलेबस से। सिलेबस मतलब होता क्या है? जो विभाग, जो डिपार्टमेंट आपको जारी करता है कि आपको ये पढ़ के आना है। उस सिलेबस में पुराना अगर देखें हम लोग, ये टीचर्स वाला है, शिक्षक वाला, यही सिलेबस था। ठीक है, और थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर दे तो आपका टेट का भी लगभग यही सिलेबस रहता है। थोड़ा बहुत कम ज्यादा हम कर सकते हैं, जैसे कि लास्ट के ये 2 किसी के लिए वेस्टेज, 3 किसी के लिए वेस्टेज हो सकता है साइंस और मैथ्स किसी के लिए वेस्टेज हो, अगर वो आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, तो उनके लिए साइंस और मैथ्स जो है टेट में वेस्टेज हो सकता है, तो उनको नहीं पढ़ना है, ऐसा उनको नॉलेज में रहता है कि हमको टेट दिलाना है। हमारे लिए तो हमारा क्या है, सोशल बैकग्राउंड जो एसएसटी है, ठीक है, सामाजिक विज्ञान वाला जो विषय है वो हमारे काम आता है, ऐसा रहता है, क्योंकि 60 नंबर का तो रहता ही है 60। ठीक है, और जिनका साइंस बैकग्राउंड है वो बेचारे मैथ साइंस में अपना 60 नंबर कवर करते हैं। तो आप ये मान के चलिए अभी शिक्षक भर्ती का तो सॉरी शिक्षक जो है उसका तो सिलेबस आया नहीं है, तो बहुत से लोगों में अभी भी मैसेजेस आते रहते हैं, सर सिलेबस बताओ, सिलेबस बताओ, सिलेबस बताओ। तो आधा तो बता बता के हम थक गए, बता बता के थक गए, क्या परेशान हो गए। इसलिए परेशान हो गए कि अगर आप शिक्षक बनना चाह रहे हैं, शिक्षक बन रहे हैं, ठीक है, तो गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट क्या होती है? गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट क्या होती है? गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट, आपने ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन ही मांगता है शिक्षक में। ठीक है, आपने ग्रेजुएशन में क्या सब्जेक्ट पढ़ा है,
पहले तो ये था, अब वो जो बोला है सब्जेक्टिव बोला है ना वो गवर्नमेंट ने। तो आपने ग्रेजुएशन में क्या पढ़ा है बोल रहा है वो, साइंस पढ़े कि मैथ्स लेके पढ़े कि अपना आर्ट्स वाला कला संकाय वाले समूह है। तो गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट तो पहले आपको पता चल गया। तो आप ये मान के चलिए कि अगर आप सब्जेक्टिव दे रहे हैं तो आपने जो विषय लेकर पढ़ा है उसका वेटेज सबसे ज्यादा रहेगा जब सब्जेक्टिव हो जाता है। तो पहला सिलेबस में आपको तो ये पता चल गया कि मैंने जो लेके पढ़ा है, चाहे मेरा मैथ्स हो, साइंस हो और आर्ट्स हो, तो उसका वेटेज ज्यादा रहेगा। तो आप सबसे पहले अपना फोकस वहां पे बना के रख सकते हैं अभी से, अगर दुविधा हो तो भी। तो वो तो छूटेगा नहीं। ऐसा तो नहीं कि आपको बोले मेरे को साइंस में पढ़ाने वाले टीचर चाहिए जिनका ग्रेजुएशन साइंस में हुआ हो और उनको पूरा आर्ट्स वाला दे देगा पेपर में, ऐसा तो नहीं होगा ना भाई। तो आप अपने विषय को अच्छे से तैयारी करते रहेंगे, ठीक है। दूसरा, ये जो सीडीपी वाला पोर्शन है, ठीक है, ये तो आना ही आना है, फिक्स है, निश्चित है। कम ज्यादा नंबर हो सकता है, किसी में 20, किसी में 15, किसी में 30। तो एक आपका ये सिलेबस हो जाता है। दूसरा, लैंग्वेज, भाषा की बात करें, ठीक है, तो हिंदी और अंग्रेजी तो आना है, नंबर कम ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से हम देखें। और कंप्यूटर का जो सामान्य ज्ञान होता है 5 नंबर का, 10 नंबर का, कुछ भी हो सकता है वो, तो वो भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, महत्वपूर्ण हो जाता है। कभी कभी क्या होता है, सब्जेक्टिव देखते हैं, अरे 60 नंबर 70 नंबर का सब्जेक्टिव है, बाकी सब तो 5-5, सीडीपी को 10 नंबर दे दिया, किसी को 5-5 नंबर दे दिया, तो हम छोड़ दे। ऐसा गलती आप नहीं करेंगे। वो इसलिए क्योंकि जिसको आप कंप्लीट छोड़ दे रहे हैं सिर्फ 5 नंबर का है करके, कोई एक और है जो आपके लेवल का है, वो 5 का 5 बना ले रहा है, ठीक है। तो बेसिक नॉलेज में आप हो सकता है 2-3 बना ले, लेकिन सामने वाला तो आप 5 में 5 बना रहा है, तो 2-3 नंबर से आपसे आगे हो रहा है और उसको बाकी में कवर करना दिक्कत होता है, क्योंकि अपना सब्जेक्ट तो वो भी अच्छा पढ़ा होगा। तो आपको सिलेबस पूरा देखना है। सिर्फ ये नहीं देखना है कि मुझे बाल विकास शिक्षा शास्त्र, उसमें आपके एक एक टॉपिक दिया रहता है। जब आप कंप्लीट सिलेबस देखते हैं उसमें एक एक टॉपिक रहता है, आपको पूरे टॉपिक पता होना चाहिए कि मैंने ये टॉपिक पढ़ा है कि नहीं, इसमें ये टॉपिक पढ़ा है कि नहीं। तो सबसे पहले हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी का एक एक टॉपिक रहता है, वो पूरा लिखा रहता है, वर्ण, संधि, समास, ये वो दुनियादारी। तो वो कंप्लीट आपका क्लियर होना चाहिए, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे आपके अपने खुद के सब्जेक्ट ही हो, साइंस मैथ्स हो या फिर आपका सोशल साइंस हो, ठीक है। तो ये सारे तो आपको देखने हैं। नया सिलेबस आया नहीं है तो हम एक अंदाजा लगा सकते हैं भाई कि इसी में से रहेगा, कम ज्यादा हो सकता है। लेकिन अपना सब्जेक्टिव अगर दे रहा है तो उसका ज्यादा ही देगा, तो उस पर हमारा फोकस ज्यादा रहेगा। कुछ एक परमानेंट सब्जेक्ट है, जैसे कि आपका सीडीपी हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, ये परमानेंट है, देना ही देना है। और ये ऐसे हैं जो आपका स्कोर बढ़ाता है। सब्जेक्टिव में हो सकता है आप पिछड़ जाए, जिस हिसाब से व्यापम में क्वेश्चन दे रहा है, तो आप अच्छा अच्छा पढ़ के भी उतना ही नंबर लेके आए जितना कोई गंदा गंदा पढ़ के ला रहा है, ठीक है। तो स्कोरिंग कहाँ से करते हैं, बेसिक सब्जेक्ट। अगर आपने यहाँ पे स्कोरिंग कम किया तो कॉमन सी बात है आप सीधे बाहर हो जाएंगे, क्योंकि इसको सब बना रहे हैं जिसको आप छोड़ रहे हो, है ना भाई। एक सीडीपी होता है, हिंदी होता है, इंग्लिश में थोड़ा बहुत किसी का ऊपर नीचे होता है, बाकी बेसिक जो कंप्यूटर का दे दिया, तो ये सब स्कोरिंग वाले होते हैं, ठीक है। तो आपने अगर अपना सब्जेक्ट स्कूल कॉलेज में बहुत अच्छे से पढ़ा है तो उसी तरह से पढ़ना है, ठीक है। कोई भी विषय हो, गहराई से अध्ययन करना है, तभी अब बनेगा। ऐसा पिछले कुछ एक एग्जाम में हमको व्यापम के देखने को मिला, ठीक है, जिस लेवल का वो क्वेश्चन कर रहा है। अभी तो व्यापम का भी बेचारे का राम नाम सत्य हो गया है, ठीक है। अब एसएससी बोल रहे कि अब एसएससी टाइप का कुछ और बॉडीज बन रहा है, ठीक है, निकाय बन रहा है जो आपका काम लेगा, ठीक है। सहायक शिक्षक वाले जो भी हैं, ठीक है, सहायक शिक्षक वाले जो भी हैं उन लोग भी ध्यान देंगे। आपका एनसीईआरटी ने तो एक सिलेबस जारी कर दिया है, अब देखते हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार किस हद तक इसको अप्लाई करता है। वैसे उम्मीद है कि इसको पूरा का पूरा अप्लाई करे, क्योंकि ऐसा कोई भी चीज छोड़ा भी नहीं है उन्होंने, ठीक है। तो सहायक शिक्षक वालों के लिए तो एक सीडीपी का है 20 है, सामान्य हिंदी है 17 और इंग्लिश अंग्रेजी है 17, मैथ्स आपका 20 है और इन्वायरमेंट पर्यावरण का 13 है, कंप्यूटर का 7 है और एक क्या दिया हुआ है, सामान्य ज्ञान 6। तो इस तरह से आपका सिलेबस है। तो इस पर आपका क्या होना चाहिए, कंप्लीट फोकस होना चाहिए, ठीक है। आप लोग साइंस बैकग्राउंड है ना, ठीक है, साइंस बैकग्राउंड है। तो और जो जो है
अगर कोई प्रयोगशाला दिला रहे हैं तो भी आपको सिलेबस पता होगा, पता है ना ये सिलेबस। तो ऐसा तो है नहीं कि आप टीचर से भर्ती दे रहे हैं और ये ना दे, होगा ना भाई। अगर आप साइंस को वेटेज मान के ज्यादा पढ़ रहे हैं तो आपको, आपका तो 75% की जो तैयारी है वो यहाँ से हो जाती है। अगर आपने साइंस को बहुत अच्छे से पढ़ लिया तो 75% यहाँ कवर हो जाता है। बच गए छुटमुट जो सामान्य ज्ञान, हिंदी अंग्रेजी भी तो वहां पढ़े रहेंगे, तो 75 85 तो यहीं पे हो गया। अगर आपने कंप्यूटर पढ़ा 90% तो तैयारी उसके साथ में हो गया आपका, समझ रहे हैं। तो सोचिए कि अगर आपने अपना सब्जेक्टिव बहुत अच्छे से किया तो इसकी भी तैयारी हो जाती है। तो 2 एग्जाम आप एक साथ क्लियर कर सकते हैं, ठीक है, 2 एग्जाम एक साथ आप क्लियर कर सकते हैं। ये तो हो गया हमारा सिलेबस, ठीक है। अब जो बाल विकास है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का जो सिलेबस है, अगर हम ऊपरी सिलेबस देखें बाहरी तौर पे, तो सहायक शिक्षक और शिक्षक वालों को लगभग लगभग यही पैटर्न का रहता है, ठीक है। ये मोटा मोटी सिलेबस है, कंप्लीट सिलेबस एकदम डिटेल वाला यहाँ पे नहीं डला है क्योंकि उसके लिए बहुत लंबा चौड़ा है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि एक यूनिट के अंदर में कितने सारे होते हैं, आपको हर एक चीज पता होना चाहिए, ताकि जब आप आगे तैयारी करते जाते हैं ना तो आपका वो जो एक पूरा प्रिंट निकलवाएंगे, जो भी सिलेबस पुराना होगा पुराना को ले लो, कोई दिक्कत नहीं। नया आएगा तो हम नए के हिसाब से करेंगे, बदलेगा तो नहीं, ये तो पूरा का पूरा वही रहेगा, कॉपी पेस्ट रहेगा। ये नंबर कम ज्यादा होगा, इतना ही फर्क रहेगा। तो उसमें आप राउंड करते जाएंगे, जिसका जिसका आपने या तो अच्छे से पढ़ चुके हैं या पढ़ रहे हैं या रिविजन कर चुके हैं, तो उसको आप राउंड करते हुए जाएंगे, जो छूट रहा है उसको, और तैयारी के साथ उसको राउंड करते हुए जाएंगे, ठीक है। ये तैयारी करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि सिलेबस आपके सामने हो और सिलेबस आपको एकदम रटे रुटाए हो, ताकि आपके दिमाग में रहे कि मेरा क्या क्या हुआ है, क्या क्या बच्चा है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं बाल विकास का जो सामान्य परिचय, इंट्रोडक्शन वाला, विकास के पहलू, सीखना एवं संज्ञान, लर्निंग, और आपका क्या है कॉग्निशन दिया हुआ है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, कुछ इस तरह से सिलेबस होता है। यही सिलेबस का थोड़ा सा क्या है, हाई लेवल बोल देते हैं ना, उच्च वर्जन यहाँ पे देखने को मिलता है दोनों लगभग लगभग सेम चीज। ये आपका क्योंकि प्राइमरी लेवल का है इसलिए थोड़ा सा इजी वे में ज्यादातर कोशिश करता है पूछने की कोशिश करें, और नीचे वाला थोड़ा सा कोशिश करता है कि थोड़ा सा हम हाई करके पूछें। तो ये सिलेबस तो आपको, अगर आप सीडीपी पढ़ रहे हैं तो कंप्लीट पता होना चाहिए, और उम्मीद है इतने दिन से आप पढ़ रहे हैं, बीएड अगर आप लोग किए हैं, बीएड किए हैं ना, कैसा रहा एक्सपीरियंस बीएड का? ठीक था। कहाँ से किए हैं? इनका तो बहुत पुराना, तो पता भी नहीं चले। अच्छा, महासमुंद का है, ठीक है। अभनपुर, रावतपुरा, ठीक है, रावतपुरा ना, ठीक है। जहां से भी किए हैं उम्मीद है उतना खास अच्छा पढ़ाई हुआ नहीं होगा, ठीक है, उतना अच्छे से पढ़ाई हुआ नहीं होगा। और हम यहाँ पे, हम जो वहाँ पे पढ़ाई करते हैं, हमारे पढ़ने का तरीका अलग होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, पढ़ते वही चीज़ है। यहाँ पे कोई नया चीज़ आप नहीं पढ़ेंगे, ये भी बता दे रहा हूँ। वही चीज़ पढ़ेंगे जो आपने 2 साल वहाँ पे, ठीक है, या तो मेहनत किया या तो टाइम पास किया। तो 2 साल जो आपने वहाँ बिताया है ना, वही चीज़ या कहे उसका निचोड़, ठीक है। वहाँ पे हम कथा कहानी की तरह पढ़ाया जाता है, उसी तरह हमारी बुक्स रहते हैं, उसी तरह हम पढ़ते हैं। वहां पे उसका निचोड़ रहता है, वहां का जो फैक्ट है जहां से डायरेक्ट आपके प्रश्न बनते हैं, ठीक है, वहां से, वहां का निचोड़ जो आपका यहाँ पढ़ेंगे, पूरे 2 साल का निचोड़ यहाँ पे पढ़ेंगे, कोई भी सब्जेक्ट हो, ठीक है। और क्योंकि कहीं कहीं कथा कहानी रहता है तो कथा कहानी भी सुनना पड़ेगा, क्योंकि आप जो पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, आगे पता चलेगा, आप जो पढ़ने जा रहे हैं ये बच्चे का विकास से संबंधित है। अब बच्चे का विकास मतलब बच्चा जहां गर्भधारण करता है वहां से लेकर कहां तक, उसके पूरे स्कूली लाइफ तक बोल सकते हैं, स्कूल 12वीं तक बोल सकते हैं। आगे भी थोड़ा थोड़ा देखेंगे, लेकिन वो आउट ऑफ सिलेबस हो जाता है। फिर भी कभी कभी उटपुटांग टाइप का ऑप्शन में रख देता है उसको, जिसको नहीं पूछना है उसको ऑप्शन में रख दो। तो भाई अगर वो आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन वो ऑप्शन में आता है तो उसको भी हमको थोड़ा समझना पड़े, ताकि उसको ऐसे देखते ही काट दे तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये सबसे अच्छा पॉइंट होता है कि जो चीज नहीं है उसको हमको काटना भी आना चाहिए, क्वेश्चन सॉल्व करना है तो।
ये होता है आपका सिलेबस। क्योंकि हम बाल विकास पढ़ रहे हैं, बाल विकास बच्चे का विकास, बच्चे के विकास के लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है, बच्चे को समझना, समझ रहे हो ना, बच्चे के विकास में। और सबसे अच्छी बात यह है, सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो बाल विकास चाइल्ड डेवलपमेंट है, इसको डीएड बीएड में पढ़ाया जाता है। मुझे कभी कभी लगता है कि इसको 11th-12th में ही रख देना चाहिए, 11वीं-12वीं के सिलेबस में ही ऐड कर देना चाहिए। वो इसलिए नहीं कि बर्डन, जो बर्डन है वो बढ़ा दे आपका, वो इसलिए क्योंकि हर डीएड बीएड करने वाला या हर पढ़ने वाला टीचर बने इसकी निश्चितता है क्या? पता है कि हर कोई टीचर बन जाए, लेकिन हर कोई माँ बाप जरूर बनता है, हर कोई मतलब मैक्सिमम। और अगर बच्चे के विकास को समझना है तो ये पढ़ना बेहद जरूरी है। तो अगर हर कोई इसको पढ़ रहा है, और नहीं तो कम से कम 2 साल पढ़ रहा है, थोड़ा बहुत ही सही, तो उनको समझ में आता है कि बच्चे का विकास कैसे होता है और उनको हमको कहाँ पे डांटना है, कहाँ पे नहीं डांटना है, समझ रहे हैं। और वही चीज आपने 2 साल पढ़ा है, और हमारी कोशिश है अगले 6 महीना बस और पढ़े, उसके बाद पढ़ने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि 6, 7, 8 महीने में तो एग्जाम हो जाएगा, और हम नहीं चाहते कि दोबारा आपको फिर से यहां नहीं तो कहीं और बैठने की जरूरत पड़े, या घर में बैठ के पढ़ने की जरूरत पड़े। एक ही बार में क्लियर हो, उसके लिए आपको थोड़ा सा गहराई से अध्ययन करना होता है। जैसे आज हमने मनोविज्ञान के बारे में देखना है, साइकोलॉजी, क्योंकि जब आप स्कूल में जाएंगे बच्चे को पढ़ाने के लिए, तो सबसे पहले तो बच्चे का ही साइकोलॉजी समझना आपको, ठीक है। जाते ही आप एकदम मैडम बन के पढ़ाने लग गए, समझ में आए कि नहीं बताओ, ठीक है, फिर नहीं आया तो इतना अच्छे से समझाई हूं डांटने लग गए, ये तो नहीं करोगे ना भाई। आप बच्चा कितना बड़ा है उसको कैसे समझ में आएगा, उसी तरह से आप पढ़ाओगे जो आपको डीएड बीएड में बताया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको मनोविज्ञान साइकोलॉजी समझना पड़ेगा, जहां से ये सारे चीज का क्या होता है, एक तरह से बोल सकते हैं व्युत्पत्ति होता है। व्युत्पत्ति होता है मतलब कहीं और से इसका जन्म होता है, साइकोलॉजी, ठीक है। तो सबसे पहले मनोविज्ञान, जिसको साइकोलॉजी बोला जाता है अंग्रेजी में, अंग्रेजी का ही है ये साइकोलॉजी, अंग्रेजी का ही है, याद रखिएगा, साइकोलॉजी आपका क्या है, अंग्रेजी का ही है। ये यूनानी लैटिन भाषा के 2 शब्द होते हैं। कौन कौन से? तो यहां पे दिया हुआ है आपका, एक तो आपका साइकी और दूसरा लॉगस, इससे मिलकर बना है। उम्मीद है आप लोगों को ये पता होगा, साइकी और लॉगस पता था, ठीक है, पता था, नहीं पता था, ठीक है, नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो लैटिन जो है, याद रखिएगा, लैटिन यूनानी भाषा के 2 शब्द हुए, एक तो आपका साइकी, साइकी और दूसरा लॉगस, इन दोनों से मिलकर बना। ये जो बताने वाले हैं, वर्गीकरण करने वाले महोदय आपके कौन है? गैरिट, ठीक है, गैरिट। वैसे नाम याद रख सकते हैं, नहीं रखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, याद करने के लिए आपके बहुत सारे हैं। साइकी और लॉगस, यहाँ पे साइकी बोलता है क्या? ये बोलता है ये जो साइकी है, ठीक है, ये जो साइकी है आपका क्या है? आत्मा, ठीक है। और ये लॉगस जो क्या है उसका अध्ययन, ठीक है, आत्मा, समझ गए। तो मनोविज्ञान का अगर हम बात करें तो मनोविज्ञान क्या है? तो बोलता है आत्मा का अध्ययन, आत्मा का अध्ययन, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आत्मा का अध्ययन कहलाता है मनोविज्ञान, यही कहता है मनुष्य के मन, व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं का क्या है? वैज्ञानिक अध्ययन, ठीक है। याद रखना क्या है? साइंटिफिक स्टडी है, किसका किसका? तो याद रखना, मन, व्यवहार और मानसिक क्रिया। एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है, अगर आप समझते हैं तो आपके लिए बहुत आसान होगा आगे समझने में। मन, व्यवहार और मानसिक प्रक्रिया का अध्ययन, तो भाई हम मन, व्यवहार, मानसिक जितने भी सारे चीज का है, अरे मन अच्छा नहीं लग रहा है तो चलो कहाँ चले? एकांत में कहीं पे थोड़ा सा क्या कर ले? ध्यान लगा ले। तो पहले जो आपका क्या हुआ करता था, ये जो मनोविज्ञान है ना, मनोविज्ञान है,
ये हम दर्शन के अंतर्गत पढ़ते थे। जैसे किसी, बहुत अच्छा उदाहरण है जिसको मैं समझाने की, फिलोसॉफी दर्शन के अंतर्गत पढ़ते थे। दर्शन में होता क्या था, जब कोई आपके सामने समस्या आ जाए, अब समस्या का समाधान करना है, ठीक है, आपके सामने कोई समस्या आ गया, समस्या का समाधान करना है, तो उसके लिए क्या करते हैं, चार लोग बैठेंगे, विचार करेंगे, एक दूसरे बातों का एक्सचेंज, आदान प्रदान करेंगे, अपने जितने भी थॉट्स हैं, और ये जो विचार विनिमय, इन सब के द्वारा क्या किया जाता था, समस्या का समाधान किया जाता था। तो जिसमें आपके क्या क्या आ सकते हैं भाई, विचार हो सकता है, ठीक है, विनिमय हो सकता था, अपने विचारों का विनिमय, और भी बहुत सारी चीजें जिसके बारे में सोच विचार कर निर्णय किया जाता था। ये पहले होता था, ठीक है, दर्शन के अंतर्गत, फिलोसॉफी के अंतर्गत, ठीक है। अब जब आया आपका विज्ञान, जब आया आपका क्या आया, विज्ञान, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। अब क्या इसका सहारा लिया जाता है, विचार का, थॉट का, ये सारे चीज का लिया जाता है, ठीक है, लिया जाता है, क्या लिया जाता है, लेकिन विज्ञान उसी चीज को मानेगा जब बोलेगा, क्या बोलेगा भाई, आपने आपने क्या एक्सपेरिमेंट किया है, और अगर नहीं कर रहे हैं, यूं ही हवा में बात कर रहे हैं, तो हम नहीं मानेंगे। आपके विचार कितने भी अच्छे क्यों ना हो, जब तक आपने उसको ये नहीं किया, एक्सपेरिमेंट नहीं किया, ठीक है, नहीं मानेंगे। ये बोलता है विज्ञान, एक्सपेरिमेंट करना है आपको, ऑब्जर्वेशन करना है, क्या करना है, ऑब्जर्वेशन करना है, एक्सपेरिमेंट करो, ऑब्जर्वेशन करो, आप साबित करके दिखाओ, ऐसा। तो पहले जो हम दर्शन के अंतर्गत पढ़ते थे, अब उसको दर्शन से अलग करके देखते हैं, ठीक है। अब मेरे को एक बार कोई बोल दिया था पिछले बार अभी क्लास में कि सर ये दर्शन वर्शन क्या पढ़ा रहे हो, मतलब, तो भाई हमारा ये बेस है जहां से कोई जन्म ले रहा है। अब बाल विकास पढ़ रहे हो तो माँ के गर्भ में रहता तब से पढ़ रहे हो ना, ऐसा तो नहीं कि बच्चा जब से स्कूल आना है तब से पढ़ाओ, ऐसा तो नहीं है ना कि बच्चा आया पहली क्लास में या केजी में तब से आप पढ़ाओ, सर पहले क्यों पढ़ा रहे हो, क्योंकि वो बच्चे का, माँ का जो गर्भ है, यहां तक पिता का भी जो है वो सारे गुण दर्शाता है, तो आपको सब चीज समझाया जाता है, क्योंकि माता पिता का, उसके परिवार का गुण उसमें आया, तो आपको क्लास में भी उसको समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं, दर्शन के बारे में थोड़ा सा क्यों लिया। अभी अभी के आपके जो छत्तीसगढ़ टेट हुआ, वहां पे एक क्वेश्चन लाके पटक दिया था, ठीक है, एक क्वेश्चन लाके पटक दिया था, इसलिए मैंने इसको अगेन रिवाइज किया। दर्शन शास्त्र पाठ्यक्रम का विकास, सॉरी, दर्शन शास्त्र पाठ्यक्रम विकास का प्रारंभिक बिंदु है। ये क्वेश्चन सीधा सीधा लग रहा है कि एकदम एज इट इज ला के रख दिया, क्योंकि भाई है इसीलिए दिया है वो, और ये आपके सिलेबस में कहीं कहीं लोगों को दिखता नहीं, लेकिन ये होता है। दूसरा बोल रहा है, कारण बोल रहा है, दर्शन शास्त्र शिक्षा का सामान्य सिद्धांत है जो विद्यालय शिक्षा के लिए एक संपूर्ण विश्व दृष्टि प्रदान करता है। तो फिलोसॉफी जो है, वो दर्शन जो है, वो तो सबके लिए होता है, एक ही जने के लिए नहीं होता ना भाई। तो आपको, आप लोगों का सही हुआ होगा, पक्का है, बना दिए थे ना अभी वाला, नहीं दिए थे, वही भाई नहीं दिए थे आपने, अच्छा अभी करंट में निकला है तब तो दिए ही होंगे, तो क्यों नहीं दिए थे, आप भी दिए थे। सबसे पहली बात, आप लोगों को कोई भी एग्जाम हो, मतलब वैसे भी तो छत्तीसगढ़ सरकार रिटर्न कर ही रहा है आपका 250 रुपया, ठीक है, तो आपका जो है एक दिन का आना जाना और 3 घंटे का एग्जाम, इतना ही समय जाएगा। तो सबसे पहले तो आप एग्जाम दो, आप देते तभी अभी आज का लेवल पता चलता। आपने हो सकता है 2 साल पहले दिया, उसका लेवल क्या था, आज का लेवल क्या है। आज क्योंकि सिलेबस तो लगभग सेम रहना है, तो आप हर वो एग्जाम दिलाओ जिसमें 50%, 40%, 30% भी सिलेबस कवर होता है। क्योंकि जब आप एग्जाम में बैठते हैं ना, जब आप एग्जाम में बैठते हैं और वहां पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो आपका दिमाग जो है वो कई हजार गुना ज्यादा काम करना चालू कर देता है,
और आप जो भी पढ़ते हैं वो आपके सालों तक बना रहता है। आपको पता चल जाएगा, एक साल बाद पढ़ेंगे तो ये तो एक बार आया था, कब पता नहीं, लेकिन ये आया जरूर था, और मुझसे ये मिस्टेक हुआ था तो गलती हुआ था। तो इसलिए आप एग्जाम दिलाओ, सिलेबस थोड़ा आपका कवर हो रहा है तो उस विषय से संबंधित आपको नॉलेज बढ़ता है, कहाँ नहीं बन रहा है, क्यों नहीं बन रहा है, ये वाला। एग्जाम तो अगर अभी बीच में भी कुछ भी होता है तो दिला लो, कम से कम प्रैक्टिस होता है, अभ्यास होता है वो। ठीक है, सबसे बेस्ट तरीका है कि दिलाओ एग्जाम, कितना बन रहा है, क्यों बन रहा है, एनालिसिस करो, फिर आपका आगे आगे की तैयारी बहुत अच्छा होता है वो। ठीक है, तो ऐसे टाइप के प्रश्न भी आपको आगे देखने को मिल सकता है, तो किसी भी चीज को कम नहीं समझना है। सही हुआ था आपका? अच्छा, हिंदी में, चलिए ठीक है, कल से दोनों में आ जाएगा क्वेश्चन भी। कठिन इतना ही मिला था तो यही डला हुआ है। ठीक है, हाँ हाँ, दोनों सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक है, कल से दोनों में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या, पहले जो मनोविज्ञान पढ़ते थे ना, मनोविज्ञान के बारे में देखते थे। तो अलग अलग जो साइकोलॉजिस्ट थे, मनोवैज्ञानिक थे, ठीक है, अपने विचार रखते थे, तो अलग अलग नाम से बोला जाता। जैसे अभी हम लोग बोलते हैं ना, मनोविज्ञान बोलते हैं, तो पहले उनको क्या बोला जाता था? बोला जाता था ये आत्मा का विज्ञान है। ठीक है, आप लोगों का आत्मा, ठीक है, आत्मा का विज्ञान है कहा जाता था। फिर उनका कुछ समय बाद बोले कि नहीं, हम आत्मा का विज्ञान नहीं बोलेंगे, बोलेंगे कि क्या, ये हमारे मन का, हमारे मस्तिष्क का विज्ञान है, बोला गया। फिर धीरे धीरे जैसे आगे बढ़े तो बोले क्या, मन मस्तिष्क का नहीं है, चेतना का है। फिर बोले क्या, उसका भी नहीं है, व्यवहार का है। अलग अलग नामकरण किया गया। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं, पहला आपका क्या हो जाता है? साइंस ऑफ, क्या है? साइंस आपके सोल, आत्मा। सबसे पहले यही बोला गया, आत्मा। ठीक है, कौन थे तो? आपका अरस्तु। ठीक है, अरस्तु का नाम बेचारे का हिंदी में एकदम ही अलग हो जाता है, इंग्लिश का एकदम ही अलग हो जाता है। मेरे को तो इंग्लिश वाला लेने का मन नहीं करता, जब इतना अच्छा नाम छोड़ के मेरे को जाता है तो टोटल जैसा लग जाता है बेचारे का नाम। तो ये अच्छा लगता है ना। ठीक है, तो खैर देखेंगे आगे इसके बारे में डिटेल में, अभी थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। तो पहले जो है इसको आत्मा का विज्ञान कहा जाता था। लोगों को लगता था कि आत्मा ही सब कुछ है, आत्मा ही सब कुछ है। और अरस्तु ने ही सबसे पहले ये जो मनोविज्ञान है, ठीक है, इसको दर्शन शास्त्र से अलग तरह से देखना चालू किया, क्योंकि ये पार्ट ही था आपका, दर्शन शास्त्र का ही पार्ट था मनोविज्ञान पहले। ठीक है, तो सबसे पहले अरस्तु ने कहा कि भैया ये क्या है? साइंस ऑफ द सोल। ठीक है, आत्मा का विज्ञान कहा अरस्तु। इसके समर्थन में कौन कौन थे? कौन कौन मानते थे कि ये जो आपका अरस्तु है वो सही है? तो और भी नाम आता है, प्लेटो, अरस्तु, डेकार्ते और आपका सुकरात, ऐसे नाम। तो उस टाइम पे तो यही लोग थे, तो इन लोग मानते थे। ठीक है, और डेकार्ते का एक फेमस कथन था, ठीक है, जो आपका आत्मा है वो क्या है? आत्मा ही खून है और खून ही आत्मा है। ठीक है, अब वो ब्लड को रिलेट कर दिया आपके सोल से। क्यों रिलेट कर दिया? तो बोलते हैं खून नहीं रहेगा आपके शरीर से, पूरे ब्लड को निकाल दिया जाए अगर, तो जिंदा रहेगा क्या? नहीं। तो बोले खून ही आत्मा है और आत्मा ही, ठीक है। और उस टाइम पे अगर साइंस में थोड़ा सा और ज्यादा तरक्की कर लिया होता तो बेचारे को शायद लग जाता कि मैं तो एकदम सही कह रहा था भाई। आज वाले जो सोच रहे हैं, मैं तो एकदम सही कह रहा हूं कि ब्लड ही है तो सारे चीज को आपके सर्कुलेट कर रहा है, जितने भी आपके सेल्स है, कोशिका है, उसको जीवन दान दे रहा है भाई। ठीक है, तो प्रासंगिक ना हो तो डेकार्ते का फेमस जो कथन है वो देख लेना, आत्मा ही खून है, खून ही आत्मा है। ठीक है, ये उस टाइम पे कहा था। अब ये तो हो गया आत्मा, लेकिन कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगा, बोले हम लोग एग्री करते ही नहीं है। बोले कैसे? तो बोले भाई आत्मा को, ठीक है, आत्मा को तो
न हम मार सकते हैं, न छू, एक नहीं बोलते हैं आत्मा को न मारा जा सकता है, न काटा जा सकता है, न छुआ जा सकता है, कुछ भी नहीं किया जा सकता। तो उसका अध्ययन कैसे करें? जिसका समझ में नहीं आ रहा उसका हम लोग अध्ययन कैसे करें? हमको तो अध्ययन करना है, ठीक है। तो उसका थोड़ा सा अगेंस्ट में भी लोग बोलना चालू कर दिए, जिसमें कौन थे? पोम्पोनोजी, इटली के थे। इन्होंने बोला आत्मा नहीं, ये मन का विज्ञान है, ठीक है, ये मन का है, ठीक है। अब दो चीज को आपको ध्यान देना है, इन्होंने भी साइकी और लॉगस दो अलग अलग किए थे, तो इन्होंने बोला ये मन का विज्ञान बोले, इन्होंने भी अलग करने का काम किया पोम्पोनोजी ने। इन्होंने बोला साइकी को मन बोला, ठीक है। मन, मन का भी दो तरह से अर्थ निकलता है। जो आपके इंडियन फिलोसोफर थे, भारतीय जो दर्शन है या भारतीय दार्शनिक है, हम लोग जो है मन को हृदय से लेते हैं, ठीक है। हृदय समझ में आ गया ना, ठीक है। तो जो इंडियन फिलोसोफर थे, इंडियन फिलोसॉफी में इसको जो आपका मन है उसको किससे लिया गया? हृदय से, हार्ट से लिया गया। और जो वेस्टर्न फिलोसोफर थे, पाश्चात्य दर्शन वाले थे, इन लोग हृदय को, सॉरी, मन को मस्तिष्क से लेते हैं, आपके माइंड से। इसीलिए इसको याद रखना, मन का विज्ञान या इसी को मस्तिष्क का विज्ञान कहा जाता है, ठीक है, साइंस ऑफ द माइंड। तो भारतीय दर्शन में जिसको हम लोग हृदय से लेते हैं, तुम्हारा मन अच्छा नहीं है, ऐसी बोलते हैं ना, तुम्हारा मन अच्छा नहीं है, मेरा मन नहीं लग रहा है। मेरा मन नहीं लग रहा मतलब मेरा मस्तिष्क नहीं लग रहा है, ऐसा थोड़ा ना बोलते हैं, हम लोग अपने हृदय से लेते हैं, ठीक है। तो ये भी देख लेना, ठीक है। ये कौन थे? और इसके समर्थन में भी लोग हैं, जॉन लॉक है, एजिस है, ऐसे ऐसे थॉमस रेड है, बकले है, तो ये सारे नाम आते हैं। उतने इंपॉर्टेंट नाम मतलब यहाँ पे नहीं करेंगे तो भी, लेकिन समझना जरूरी है आगे के लिए। और ये बोलता है बालक का जो मस्तिष्क है वो कोरी स्लेट, टेबुला रासा बोलते हैं उसको। क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया, टेबुला रासा, कोरी स्लेट, याद रखना। तो जो बच्चे होते हैं उसका माइंड कैसा होता है? टेबुला रासा की तरह होता है, मतलब एकदम खाली, उसमें आप जो चाहो भर सकते हो, जैसा चाहो उनके साथ करवा सकते हो। तो आप लोगों के लिए सबसे अच्छा है जब आप स्कूल में जाएंगे तो उसका दिमाग खाली नहीं रहेगा, क्योंकि आप अपर लेवल रहेंगे, प्राइमरी लेवल में नहीं रहेंगे, ठीक है। अपर प्राइमरी लेवल में रहेंगे तो बच्चा जो है घर में 5-6 साल और स्कूल में 5-7 साल गुजार के आ रहेगा, तो उसका दिमाग तो खाली रहेगा नहीं। सबसे ज्यादा दिक्कत तो केजी वालों को होता है, ठीक है, जो हो सकता है 2-4 लोग तो भग भी जाते हैं। तो बालक का जो मस्तिष्क कैसा रहता है? कोरी स्लेट, टेबुला रासा, याद रखना। कौन बोलता है? तो ये जॉन लॉक, और देख लेंगे अच्छे से, ठीक है। तो यहां से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, यहां से प्रश्न पूछा जाता है, तो इसको जरूर याद रखना। ऐसे ऐसे जो इंपॉर्टेंट आपके थॉट होते हैं, विचार होते हैं, या कथन होता है, जो भी होता है ना, ऐसे इंपॉर्टेंट चीजों को आपको एकदम याद करके रखना, ठीक है। कहीं से भी आप अगर सीडीपी में कहीं से भी गुजर रहा है, अगर ऐसा मिल गया तो उसको एक नोट डाउन कर लो और याद करते रहना, ठीक है। तो ये महोदय बोलते हैं कौन से? जो आपके मनोवैज्ञानिक हुए, पोम्पोनोजी, बोलते हैं कि ये मन मस्तिष्क का क्या है? विज्ञान है, आत्मा का नहीं है, बोलता है। ये चला इनका 17वीं-18वीं शताब्दी तक, ठीक है। 17वीं-18वीं शताब्दी के बाद जब गए तो बोले इसको अब मन का नहीं, ये चेतना का है। इन्होंने भी मन को बोला ये अच्छे तरीके से आपको क्या कर रहा है? समझा नहीं पा रहा है, किसी चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। तो बोले क्या? विलियम वुंट आए, बोले कि ये चेतना का क्या है? विज्ञान है, आपका कॉन्शियसनेस जो होता है, ठीक है। ये विलियम वुंट, आपको नाम पहले भी सुने होंगे और बार बार सुने होंगे और आगे भी बार बार सुनते रहेंगे। इनके समर्थन में कौन कौन है? कौन कौन बोले? विलियम जेम्स है, टीचनर है, जो बोले कि ये सही बोल रहे हैं कि चेतना का ही है भाई, कॉन्शियसनेस ही होता है। लेकिन कुछ समय जाते जाते फिर इनका भी विरोध होने लगा, बोले कि नहीं, आप जो बोले कॉन्शियसनेस, ये भी नहीं है। क्यों नहीं है? तो उसके बहुत सारे कारण है कि आप लोगों का जो मन है या मेरा भी मन है, कभी चेतन रहता है, कभी अर्धचेतन रहता है, कभी अचेतन रहता है।
कभी कॉन्शियस हो जाता है, कभी सब कॉन्शियस हो जाता है, कभी कभी अनकॉन्शियस हो जाता है। बोले ऐसा क्यों होता है ना भाई, हम लोग भी कभी कभी एकदम अच्छा होते हुए भी अनकॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं। जब थोड़ा सा दिमाग खराब हो, अब ऐसी है, और पता नहीं फिर दुनिया में आप यहीं पे हो, सारा चीज हो रहा है, आपको कुछ देर के लिए पता नहीं चल रहा क्या हो रहा है। तो बोले कि इंसान का जो मन है, ठीक है, उसकी जो चेतना है वो कभी चेतन, अर्धचेतन और कभी कभी अचेतन हो जाता है। ठीक है, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस या अनकॉन्शियस हो जाता है। चेतना मतलब कॉन्शियसनेस, मतलब समझते हैं ना चेतना क्या होता है, कि हमारे आसपास हमारे दुनिया में क्या हो रहा है, हमारे दिमाग में जो जो हो रहा है दिमाग में बैठते जाता है, हमारे चेतना में, बुद्धि में वो सारी बातें रहती है। ठीक है, तो आपको जितना भी ज्ञान है, जो जो चीज को आप समझे हो, वही हमारा क्या होता है, चेतना होता है। ठीक है, और बहुत सारे आपके दिमाग में है। जैसे मैं अगर कह दूं कि मैं जंगल में गया था, ठीक है, जंगल में गया था और एक जानवर जैसा देखा, ठीक है, और डार्क वो ब्लू था, नीला था, उसकी जो गर्दन थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ था, और वो जो है, ये जो हम लोग गाय रखते हैं उसके जैसा था। तो आपके जो चेतन मन है, कॉन्शियस माइंड है, उसमें आएगा कि भाई ये नील गाय की तो बात नहीं कर रहा है, तो आपके दिमाग में एक छवि तो क्रिएट हुआ रहेगा, तो आपकी चेतना में ये सारी बातें आ जाती है। ठीक है, तो ये याद रखना, ये जो आपके कौन है, विलियम वुंट, ये वाला लाइन इंपॉर्टेंट हो जाता है। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना किसने किया था, तो विलियम वुंट। कब किया था, तो 1879। तो ये तो पढ़े होंगे, याद होगा, था कि नहीं, क्यों नहीं था, ये लिप्जिंग शहर ये भी नहीं पढ़े हैं, ओहो, याद कर लेना, पढ़ लेना, पहले नहीं पढ़े थे कोई दिक्कत नहीं, अब याद करना है, याद हो जाएगा। ऐसे जो रहते हैं ना नीचे में लाइन या कुछ स्पेशल, वो वाले चीज को याद रखना, ये इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो याद रखना, विलियम वुंट 1879, लिप्जिंग शहर पूछा जाता है। ठीक है, और इनको अगर वैज्ञानिक तरीके से दर्शन से अलग करने का काम कोई कर रहा है तो ये विलियम वुंट, क्योंकि इन्होंने पहली प्रयोगशाला रख दिया, तो ये भी याद रखना, विलियम वुंट का नाम। अब इस चेतना के जो विज्ञान था उसको भी नकार दिया गया, बोले कि हम इसको भी नहीं मानते। ठीक है, हम उसको भी नहीं मानते। अब ये बोल रहे हैं क्या, जेबी वॉटसन, अमेरिका यूएसए का था, ये जेबी वॉटसन बोलता है कि भैया हम तो मानते हैं किसको, हम किसको मानते हैं, क्या लिखा है, थोड़ा जोर से बोल दो, जो आपका बिहेवियर होता है, ठीक है, आपका जो बिहेवियर होता है, व्यवहार होता है, तो ये जो आपका क्या है, साइकोलॉजी जो क्या है, वो आपके व्यवहार का विज्ञान है। और इसी को अभी हम नवीनतम विचारधारा बोलते हैं, और यही विचारधारा लेके अभी आप पढ़ोगे, और इसको अभी तक उस तरह से चुनौती नहीं दिया गया है कि हम कोई नया विचारधारा और लेके आ जाए। अगर और कुछ अच्छा आ जाता है तो इसको भी हम नकार देंगे, मनुष्य का तो स्वभाव ही है ना, बदलते रहना, चेंजेस। अब ये व्यवहार का विज्ञान कहा गया जेबी वॉटसन के द्वारा, और इन्होंने बताया कि भैया जब पहले आप आत्मा बोल रहे थे, मन मस्तिष्क में गए, फिर चेतना गए, इनका आधार नहीं बनता। ठीक है, इसका आधार नहीं बनता, अब व्यवहार का अध्ययन, और यही इतना देर तक उधर को जो बताया ना, टाइम पास किया, इसी के लिए किया। क्योंकि जब आप स्कूल में जाएंगे पढ़ाने के लिए, तो आप बच्चों के जो व्यवहार है, उसका बिहेवियर है, इस पर आपका ज्यादा ध्यान रहेगा पढ़ाने से ज्यादा, कि बच्चे का व्यवहार कैसा है, और उस बच्चे के व्यवहार, बिहेवियर से आप क्या करेंगे, पढ़ाने के तरीके निकालेंगे। समझ रहे, स्कूल में जाएंगे तो यही तो देखते हैं ना भाई, आप लोग भी रहे होंगे, तो आप लोग तो ग्रेजुएशन, पीजी और डीएड बीएड तक वही व्यवहार रहा होगा कि ये मैडम रोज होमवर्क देते हैं, कंझट का डाले हैं, परेशान का डाले हैं। ठीक है, और डीएड बीएड वाले तो सबसे ज्यादा परेशान होते हैं, और सबको अपना कॉलेज ही सबसे स्ट्रिक्ट लगता है ना,
आप लोगों को लगा था? नहीं लगा था? गजब। ठीक है, ये एक फायदा होता है। ठीक है, एक फायदा होता है, कभी कभी नॉन अटेंडिंग वाले तो नहीं थे ना, रेगुलर थे ना? हाँ ठीक है, तो सुनने में मिलता है वहां का भी कि वहां नहीं देते करके। ठीक है, तो उसके भी अलग अलग रीजन है। ठीक है, तो व्यवहार का विज्ञान मतलब क्या है? हम इसमें मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। मैं आपके आत्मा से टटोल के नहीं जान सकता आप कैसे हैं, आपके चेतना में नहीं घुस सकता, आपके मन मस्तिष्क में नहीं जा सकता, लेकिन आपके व्यवहार को मैं ऑब्जर्व कर सकता हूं कि नहीं, आपके व्यवहार का उस पर एक्सपेरिमेंट कर सकता हूं। ऐसा कर रहा है, ऐसा कर रहा है, तो मैं 4 8 10 15 20 लोगों से कंपेरिजन तुलना करके मैं एक्सपेरिमेंट कर सकता हूं उसमें। आपके कंप्लीट व्यवहार को मैं देख के जान सकता हूं कि ये आदमी कैसा है। जो मनोवैज्ञानिक होते हैं ना, जो लोग पढ़ाई किए हैं, डॉक्टरेट किए हैं, उन लोग जो है व्यक्ति के व्यवहार को देखकर जान जाते हैं। तो कई लोग थोड़ा थोड़ा सा खसका हो गया मन, या पागल जैसा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ में भी मन नहीं लग रहा है, तो जाओ कोई साइकोलॉजिस्ट को दिखाओ बोलते हैं, क्योंकि उन लोग समझते हैं उस चीज को। तो जब आप स्कूल में जाएंगे तो आप बच्चे के व्यवहार का अध्ययन करेंगे। अध्ययन करेंगे मतलब उसके व्यवहार के आधार पर आप क्लास में क्या करेंगे, बच्चों से आप भी अपना बिहेवियर बनाएंगे, उसको कैसे समझ में आ रहा है, कैसे में नहीं आ रहा है, ये सारे चीज को देखते हैं। तो ये कंप्लीट पूरे मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन हम कर सकते हैं इसमें, सिर्फ बालक का नहीं। लेकिन आपको तो केवल बालक के व्यवहार से मतलब है। ठीक है, तो ये जेबी वॉटसन, इसके समर्थन में कौन कौन आया? तो भाई कौन कौन आया? तो आपके स्किनर, पॉलॉक, थॉर्नडाइक, सीएल हल। और ये जो व्यवहार का अध्ययन है और ये जो नाम आपको दिख रहा है, ये अगले कुछ दिनों तक आपके दिमाग में गूंजते रहेगा। पहले भी गूंजते रहा है, आगे भी गूंजते रहेगा। ठीक है, सो रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, नहा रहे हैं, तो आपके दिमाग में ये नाम आना भी चाहिए। भाई आप भजन कर रहे हो और जिसका भजन कर रहे हो उसका नाम ही दिमाग में नहीं आ रहा है, तो भजन करने का मतलब क्या? ऐसा होता है ना? ठीक है, तो आप लोग अभी भजन करोगे इनका। ठीक है, और ये नाम आपको जब कहां पे भी आता है लपक लेना है, वहीं पे उसको फिट बैठाना, क्योंकि इतने छोटे छोटे शॉर्ट शॉर्ट इन लोग नोट्स देते हैं ना, समझ में नहीं आता कि कहां पे इसका नाम डाले, कहां से हटाए। तो ये नाम याद रखना। व्यवहार शब्द का प्रयोग विलियम मैकडूगल ने किया, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ये नाम याद रखना है। व्यक्ति के संपूर्ण व्यवहार पर केंद्रित होता है ये। ठीक है, चेतना शब्द की बुराई उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप याद रखना। व्यवहार का विज्ञान जो है आपका बिहेवियर साइंस। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। नवीनतम विचारधारा है, जेबी वॉटसन का है। अब बात आ जाता है जो मनोविज्ञान ने, तो सबसे पहले ये जो कथन है वो किसका है? वुडवर्थ का एक कथन है, वुडवर्थ का बहुत फेमस कथन है। ठीक है, जो उन्होंने कहा है वो इस पर आधारित है। तो सबसे पहले हमने जो पढ़ा, हमने उसको क्या कर दिया? नकार दिया, हटा दिए, बोले अच्छा नहीं है। फिर हमने इसको पढ़ा, ये भी अच्छा नहीं लगा, इसको भी हटा दिए। फिर इसको पढ़ा, ये भी अच्छा नहीं लगा। अब आ गए हम अभी कहाँ? व्यवहार। और इसी चीज का उनका कथन है, मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का, फिर अपनी चेतना का, और वर्तमान में किसको लेकर बैठा है? अब जो पढ़ोगे आप अगले कुछ दिनों तक, वो आपके बच्चों के व्यवहार पर ही आधारित रहेगा। बच्चे का विकास भी होता है, तो हम बच्चे के कंप्लीट विकास को देखना है तो उसके व्यवहार का ही अध्ययन करेंगे। बच्चा शारीरिक रूप से सही दिख रहा है, मतलब उसका जो शारीरिक विकास है, जो फिजिकल डेवलपमेंट, वो बहुत अच्छे से हो रहा है, लेकिन क्या मेंटली वो डेवलप कर पा रहा है कि नहीं? उसको समझने के लिए उसका व्यवहार देखेंगे ना भाई, खाना अच्छे से खा रहा है नहीं, चल पा रहा है कि नहीं अच्छे से, बोल पा रहा है कि नहीं अच्छे से, तो उसका उनके इन व्यवहार से हमको पता चलता है उनका मेंटली जो डेवलपमेंट है वो कैसा हुआ है। ठीक है, तो जितना आप पढ़ोगे वो आपका क्या होगा? क्या होगा? ये आपका व्यवहार का विज्ञान होगा। बच्चों का जो बिहेवियर है इस पर हमारा पूरा क्लास चलेगा। ठीक है, तो इसको आप लोग समझ सकते हैं, यहां से आपके प्रश्न बनते भी है। वुडवर्थ का जो ये स्टेटमेंट है आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, क्या पता आने वाले समय में इसको पूछ दे। ठीक है, कुछ एक एमसीक्यू बनता है,
जिस पीडीएफ आप लोग को मिलेगा तो इसका जरूर कोशिश करिएगा कि कल आंसर मिल जाए। नहीं मिलेगा तो थोड़ा सा सर्च करेंगे, रिसर्च करेंगे, तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, आपको ये मिल जाएगा, मिल जाएगा। ये तो देखते ही पता चल गया होगा किसका है। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है बोल रहा है। अच्छा, तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, कल से कंप्लीट। ठीक है, तो ये हमारा आज का पहला इंट्रो क्लास था जिसमें हमको कंप्लीट साइकोलॉजी मनोविज्ञान को ही समझना था। ठीक है, अब आप लोगों को थोड़ा देर के लिए टाइम है, तो आप लोग पूछो, कोई दिक्कत, कोई दुविधा, कोई परेशानी अकॉर्डिंग आपके सिलेबस या वैकेंसी या एग्जाम या क्वेश्चन किसी भी तरीके का पूछ सकते हैं। नहीं है, कोई दुविधा नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे कैसे हो सकता है? अच्छा हाँ, आपका कितना नंबर आया था अभी लास्ट टाइम? हाँ हाँ, क्या हो गया? कितना? ओ, सीजी में। और सी टेट में? नॉन क्वालिफाइड 79। इधर बॉर्डर से एक ज़्यादा, उधर बॉर्डर से 3, नहीं 90 कितना है, 3 कम ना। ठीक है, फिर भी कोई दुविधा नहीं, ये कैसे हो सकता है? देखिए, कंपटीशन एग्जाम में ऐसा होता है, जब तक आप एग्जाम दिला रहे हैं ना तब तक दुविधा बना रहता है। समझ रहे हो? जो मतलब टेट भी कई बार निकाल ले रहा है, 4 बार 5 बार 6 बार, उसके बाद भी दुविधा बना रहता है जब शिक्षक भर्ती आता है। क्योंकि हम लोग जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं उसमें आपके चेंजेस आ जाते हैं। इसमें आपको 150 तक आप खींच सकते हो, माइनस मार्किंग तो है नहीं। तो लास्ट में टाइम बच रहा है, तो 2-3 क्वेश्चन बनाने से अच्छा मैं 5 मिनट में 30 क्वेश्चन को गोला भर दूं, तो कम से कम 500-700 सही होंगे ही। 2-3 सही सही बना रहे, उससे अच्छा 30। अरे भाई, मतलब अगर मैं, आपको उर्दू नहीं आता, उर्दू में 20 क्वेश्चन दे दूं तो आप ए भी करेंगे तो भी 4-5 सही होता है ना ऐसा। तो हम ऐसी गोला भर देते हैं। लेकिन क्या, जब ये वैकेंसी का एग्जाम होगा उसमें आप ऐसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ठीक है, तो सारे चीज को तो खैर धीरे धीरे समझते जाएंगे। अभी आप लोगों का और कोई दुविधा, कोई भी कुछ भी हो तो पूछ सकते हैं। कैसे बिना दुविधा, बिना उसके कैसे चलेगा? ठीक है, कैसे चलेगा? खैर, है तो इंट्रो क्लास, सब्जेक्टिव ज़्यादा कुछ था नहीं कि हम उस पर और अगेन ये रहे कि इसमें कोई दुविधा, इसमें कोई दुविधा बोल सके। सब्जेक्ट को लेके कहाँ पे स्कोरिंग कम होता है, कहाँ पे कैसा होता है? वेटेज तो है, तो वहाँ पे भी आपके ऐसा नहीं है कि कंप्लीट है, 60 ही है ना। 60 साइंस, मैथ साइंस कि ओनली साइंस? ठीक है, साइंस, और उसमें आपके फिर उसके बाद भी 90 क्वेश्चन अदर होता है, तो साइंस में ही दिक्कत है। है? नहीं नहीं, तो अपने सब्जेक्ट में दिक्कत है कि अदर? मैथ्स में, तो उसमें साइंस मैथ्स दोनों आते हैं ना। तो यही तो मैं बोला कि मतलब 30 साइंस 30 मैथ्स ऐसा रहता है ना, 60। तो साइंस वालों के लिए मैथ्स थोड़ा दिक्कत करता है ऐसा, और मैथ्स वालों के लिए साइंस दिक्कत करता है। ठीक है,
अब उसके लिए एक ही है कि मैथ्स वालों को साइंस बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा और साइंस वालों को मैथ्स बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। आप लोग साइंस है कि मैथ्स है? आप लोग साइंस ही है ना। आप लोगों के लिए सबसे अच्छा है कि साइंस वालों को मैथ्स बहुत अच्छे से समझ में आता है, मैथ्स वालों को साइंस बिल्कुल समझ में नहीं आता। समझ रहे हो? सही में बता रहा हूँ, जो साइंस होता है वो मैथ्स वालों को बिल्कुल समझ में नहीं आता, और साइंस वाले मैथ्स बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। 4 बार आपको रूल्स फॉलो करने हैं, 4 बार अभ्यास प्रैक्टिस अच्छे से करना है, मैथ्स बन गया। लेकिन उन लोग करके बताए साइंस को, रट्टा मारते हैं बेचारे लोग। समझ रहे हो? रट्टा मारते हैं, उसमें भी अगर कई जगह पे फंस गए तो दिक्कत हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग अभ्यास करिए। उन लोग तो जैसे तैसे कर भी लेंगे, ऐसा रहता है। और मैथ्स वाले तो मैथ्स में अच्छा खासा स्कोर कर लेते हैं। ठीक है, तो आप लोग, जिन लोग साइंस वाले मैथ्स को बहुत अच्छे से करेंगे, मैथ्स वाले साइंस को बहुत अच्छे से करेंगे, क्योंकि आपका सब्जेक्टिव स्कोरिंग ज्यादा जरूरी हो जाता है जब बाकी सब में सब लोग स्कोर अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, और अब जब सब्जेक्टिव होने जा रहा है तो सबसे अच्छा यही रहेगा कि जो कंपटीशन है, अगर साइंस वालों को मैथ्स दिया रहा है, मैथ्स वालों को अगर साइंस दिया जा रहा है, तो दोनों को दोनों बहुत अच्छे से पढ़ना होगा, क्योंकि पूरा स्कोर लगभग यही ले लेगा। कुछ एक है, अगर 60-40 या 75-25 या 70-30 यही रेशियो रखेगा, वो मिनिमम 60 रखेगा साइंस, और उधर आपका बाकी जो है 40 रहेगा, या उसको बढ़ा के वो 70-30 के आसपास ले सकता है, या 75-25 ऐसा रेशियो बना के दे सकता है वो, क्योंकि पहले भी ऐसा दिया गया है। तो आप लोग एकदम तैयार रहिए पूरा, कि हमको कुछ भी नहीं छोड़ना है। और जो बेसिक सब्जेक्ट है मैं बताया, उसको तो बिल्कुल मत छोड़ना, क्योंकि वो आपको इसको मतलब आपका रैंक बढ़ाता है वो। ठीक है, और कोई दिक्कत? बाकी सब्जेक्ट कैसा है आप लोगों का? साइंस हो गया, बाकी सही है? ठीक है, इंग्लिश ग्रामर वो भी सही है? ठीक है। इसमें टाइम मैनेजमेंट मैनेजमेंट में थोड़ा दिक्कत जाता है ना, क्योंकि बहुत लोगों को देखा हूँ टाइम मैनेज नहीं कर पाते। आपका कैसा है टाइम मैनेजमेंट? प्रैक्टिस चाहिए, उसके लिए टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। ठीक है, देखिए, पढ़ रहे हैं, और पढ़ने के बाद कोशिश करिए आप एमसीक्यू जो होता है उसको बनाने की कोशिश करिए। हर टॉपिक से ना, आजकल तो टॉपिक वाइज होता है, तो हर टॉपिक से क्वेश्चन और जो आपके ऑप्शन है ऐसा वाला लीजिए, और उसको देखिए, और फिर जहां जहां नहीं बन रहा है उसको देखिए कि कहाँ कहाँ क्यों क्यों नहीं बन रहा है। तो आपका क्या है, अगर आपने एक टॉपिक से 20 से 30 क्वेश्चन भी अगर आप करते हैं ना, तो वो टॉपिक आपका क्या हो जाता है, रिवाइज हो जाता है। बन रहा है उसको भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कभी कभी होता है कि हम लोग अंदाजा लगाते सही हो जाता है, फिर हमको लगता है कि ये सही हो गया, और अगर वो क्वेश्चन दोबारा रिपीट होता है तो हमसे गलत हो जाता है। तो ऐसे प्रश्नों पर भी आपको ध्यान देना है, फिर आपको समझ में आ जाता है कितना कहाँ से दिया जा रहा है। पुराने जो क्वेश्चन है, तो बहुत सारे टेट हो गए, बहुत सारे शिक्षक भर्ती हो गया, सी टेट हो गया, तो सी टेट वाले के पैटर्न पे आप थोड़ा सा इग्नोर करिएगा, क्योंकि यहाँ जो है थोड़ा सा अलग ही पैटर्न में पूछता है। तो जब हम वहां जाते हैं तो समझ में आता है, जैसे कि आपके यहाँ पे हिंदी हो या इंग्लिश हो, इसमें व्याकरण और ग्रामर पे ज्यादा फोकस किया जाता है, और सी टेट में आपके पेडागोजी पे ज्यादा फोकस किया जाता है, और आप पेडागोजी पढ़ पढ़ के चले गए, क्वेश्चन आपको दिख नहीं रहा ज्यादा, मतलब जितना चाहिए उम्मीद रखें उतना आ नहीं रहा है, तो क्या मतलब? तो आप पूरा पुराने पेपर देखिए, आपके नए नए में हर टॉपिक से 20-30 क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं। ठीक है, तो आपको पैटर्न भी समझ में आ जाता है, करंट पैटर्न के हिसाब से ही पढ़िए। ठीक है, हर टॉपिक के अगर कहीं पे आपको दिया हुआ है इसके इतने कैरेक्टर है, विशेषताएं, लक्षण ऐसा दिया है, तो टॉपिक जो आपका दिया रहता है ना सब टॉपिक वाइज, तो उसको पूरा याद करिए, क्योंकि वो JKLM करके भर दे रहा है। और अगर किसी चीज को व्यवस्थित करने का क्रम पूछा है, तो उसके लिए आपको हर एक पॉइंट पता होने चाहिए। ऐसा वो साइंस में भी वही पूछ रहा है। अभी 2 हफ्ता पहले एक लेबोरेटरी असिस्टेंट का एग्जाम हुआ, नॉलेज में है? दिलाए थे? दिलाई तो थी, मतलब क्या है?
ऐसा थोड़ा ना होता है। क्यों? जब देखो उससे, अभी इनको पूछो, आपका जो सीजीटेट का एग्जाम है और वो एग्जाम रहा होगा, लेवल में कोई अंतर था? साइंस का सेम लेवल था, सब चीज आपने पढ़ा हुआ है, तो आपको क्या लगता है कि मंगल ग्रह से क्वेश्चन थोड़ा ना आ रहा है? भाई वो जो एग्जाम लिया वो भी बोला 11 12 साइंस होना चाहिए, मतलब सिलेबस वो 11 12 ही दिया है, और आप कहा जाके रहे हैं कि छोड़ो हटाओ उसको, मेरा तो शिक्षक भर्ती है, यही है ना? तो मेरा कहना है आपका जो तैयारी होता है वो आपके सिलेबस का तैयारी होता है, और वो आपका मे बी 60% आपके सिलेबस है, और बाकी सबको ले लो तो 100% आपका सिलेबस है। तो आपको आपके सिलेबस का तैयारी करना है, तो हर एक एग्जाम दिलाइए जहां पे आपका सिलेबस कवर होता है, आपको लेवल पता चलता है। और एग्जाम वो लेने वाला भी वही विभाग है, वही विभाग मतलब जो एग्जाम कंडक्ट कर रहा, और ये लेने वाला भी वही है, तो उसका जो साइंस क्वेश्चन सेट किया है वो वही इंसान रहेगा जो इसका करेगा। तो आप ये जो पढ़ रहे हो ना साइकोलॉजी, तो आप क्यों नहीं उसके साइकोलॉजी को समझ रहे हो कि उसका भी तो साइंस का जब क्वेश्चन सेट होगा तो यही सेट करेगा जो ये किया है। पिछले 2 साल से देखना, वो JKLM PQRS JKLM PQRS ऐसी दे रहे ना, असर्शन रीजन, तो कौन है वो उन्हीं लोग है जो 4 5 उस्ताद बैठे हैं, और उन्हीं लोग बना रहे हैं, आने वाले समय में भी उन्हीं लोग बनाएंगे। ठीक है, तो आप उसके साइकोलॉजी को समझो और क्या करो, उसी तरह से पढ़ाई करो, गारंटी है कोई भी टॉपिक से क्वेश्चन आएगा वो बनेगा। जब आप वो कैसा सेट कर रहा है इसको समझ गए तो उसके लिए उसी तरह से आपको पढ़ाई करना होगा। ठीक है, उसी तरह से पढ़ाई करना होगा। ठीक है, हर टॉपिक को कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा, और इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अगर वो सीक्वेंस में जमाने का कुछ दे रहा है, ठीक है, तो उसको आप असेंडिंग डिसेंडिंग, घटते क्रम बढ़ते क्रम, और राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट वाला जो होता है ना, दाया बाया बाया दाया ऐसा वाला, तो वो कुछ भी पैटर्न में पूछ सकता है। उसका एक ही तरीका होता है कि उसको क्या है, आप शुरू से पढ़ लो बस, और जो मेन हेडिंग है टॉपिक है उसको एकदम रट्टा मार के बैठ लो। ठीक है, बाकी तो तैयारी चलते ही रहेगा। ठीक है, जैसे जैसे आप जाते जाएंगे उस हिसाब से तैयारी आगे बढ़ते जाएगा। ऐसा तो नहीं कि सारा चीज एक ही दिन ला के भर दिया जाएगा आपके दिमाग में। ठीक है, क्योंकि सबसे अच्छा बात है कि आपको काफी टाइम मिल गया है, तो आपके पास पढ़ने का, रिवीजन का, टेस्ट सीरीज का, प्रैक्टिस का काफी समय बचा हुआ है। अब ऐसा तो है नहीं कि आप लोग एकदम जीरो हो, पढ़ पढ़ा के आए हैं सब लोग, तो दिमाग में कहीं ना कहीं तो होगा कि हमको बहुत सारा चीज पता है, कुछ एक चीज है जो नहीं पता या भूल जाते हैं, उसके लिए यहाँ पे आए हैं आप लोग। सर हमको इतना इतना चीज नहीं आता या यहाँ दिक्कत होता है, उसको दिमाग में बैठाना है। तो फिर कुछ हमारे और कुछ आपके प्रयास से बाकी सब होगा आगे से। ठीक है, तो आज का यहाँ पे इन करते हैं, कल फिर मिलते हैं इतने टाइम पे। ठीक है, और कोई दिक्कत परेशानी कुछ भी? ठीक है, तो आज का क्लास यहाँ पे समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।